हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का एडिटोरियल में है टॉपिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है खास। इसमें है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा गरीबी में कमी के अनुमान संतुष्टि प्रदान करते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। तो यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी के वर्तमान स्थिति के बारे में संक्षिप्त अद्यतन प्रस्तुत करती है। यह 110 विकासशील देशों के डेटा को समेकित करता है जिसमें 6.1 बिलियन व्यक्तियों की आबादी शामिल है, जो कि विकासशील देशों की 92% आबादी है। इसमें 110 देश का डेटा है और यह दुनिया में गरीबी की व्यापक उपस्थिति पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा यह गरीब व्यक्तियों के अनुभवों, उनकी कठिनाइयों और उनकी गरीबी की गंभीरता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और गरीबी को उसके सभी रूपों में उन्मूलन करने के प्रयासों में तेजी लाना है। और फिर नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम NDP द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के सहयोग से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास के पहल के प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत में गरीबी की गणना कैसे करना है बता रहा है। तो सॉरी, कहाँ चल रहा है। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि आय या उपभोग स्तर की गणना पर आधारित है। यदि किसी परिवार की आय या खपत गरीबी रेखा नामक पूर्व निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे आती है तो इसे गरीबी रेखा BPL से नीचे माना जाता है। BPL और APL होता है। भारत में गरीबी रेखा की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे कि MOSPI के तहत नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के डेटा का उपयोग करके की जाती है। पहले ये जिम्मेदारी योजना आयोग के पास थी, योजना आयोग ही नीति आयोग हो गया अब। तो आपको पता ही होगा कि गरीबी का मूल्यांकन करते समय आय और उपभोग दोनों स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबों की पहचान करने का प्राथमिक मानदंड आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय है। वैध मानदंड, तो वैध मानदंड के मानदंड के रूप में उपभोग स्तर का उपयोग कई कारणों पर आधारित है। सबसे पहले जो व्यक्ति नियमित वेतन आय अर्जित करते हैं उनके पास आय के अतिरिक्त स्रोत भी हो सकते हैं, जिससे उनकी कुल आय का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरे, स्वरोजगार वाले व्यक्ति या दिहाड़ी मजदूर अक्सर परिवर्तनशील आय का अनुभव करते हैं, जबकि उनका उपभोग पैटर्न अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। उपभोग के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक संदर्भ अवधि के दौरान सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है। परिवार से उस विशिष्ट अवधि के दौरान उनके उपभोग के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछले 30 दिन, जिसमें उनके उपभोग पैटर्न का एक विश्लेषण प्रदान किया जाता है। भारत में गरीबी पर विभिन्न समितियां तो है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके गरीबी का आकलन करने के लिए भारत में कई समितियां स्थापित की गई। यहाँ कुछ प्रमुख गरीबी आकलन समितियां विवरण दिया गया है, जो कि नीचे आगे है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे आगे है, पहला है BM दांडेकर और N रथ गरीबी समिति। तो 1971 से ये 1971 से आता है। 1971 से पहले स्थापित इस समिति में सुझाव दिया गया था कि गरीबी रेखा का निर्धारण उस व्यय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करता है। मतलब ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिदिन 2250 कैलोरी का था। फिर दूसरा था अलग समिति, ये 1979 में वाई के अलग के नेतृत्व में योजना आयोग द्वारा स्थापित हुआ था। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आहार संबंधी आवश्यकताओं और संबंध उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा विकसित की गई है। तो इसमें नेक्स्ट है लकड़ावाला, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें इनके बारे में देखते हैं। गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन के लिए
एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। गरीबी रेखा दृष्टिकोण के लिए कैलोरी खपत के आधार पर एक निश्चित उपभोग टोकरी के उपयोग की सिफारिश की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर CPI-L और शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक CPI-IW का उपयोग करके उन्हें अद्यतन करते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं के निर्माण का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का उपयोग न करने की सलाह दी गई और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा पर निर्भरता की सिफारिश की गई। फिर इसमें चौथा है गरीबी रेखा पर रंगराजन समिति। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा करने, वैकल्पिक तरीकों का प्रस्ताव करने और उन्हें सरकारी गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जोड़ने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित 2014 में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने तेंदुलकर समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन को चुनौती दी। इसमें 5वां नंबर आता है गरीबी आकलन के तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति आप लोग पढ़ा होगा, तो फिर से पढ़ते हैं इसको। 2009 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। गरीबी आकलन के लिए कैलोरी खपत स्तर के स्थान पर मिश्रित संदर्भ अवधि अपनाई गई थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान गरीबी रेखा बास्केट की सिफारिश की गई। अस्थायी स्थानिक मुद्दों के समाधान के लिए मूल्य समायोजन विधियों में प्रस्तावित परिवर्तन गरीबी के आकलन में शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी खर्च को शामिल करने की वकालत की। अब MPI 2023 का निष्कर्ष क्या है? तो इसमें 4 टॉपिक है। भारत की स्थिति है, कोविड के दौरान डेटा की कमी, मौजूदा गरीबी वाले क्षेत्र हैं, फिर वैश्विक MPI मूल्यों में कमी है। तो चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निष्कर्ष। तो पहला है वैश्विक MPI मूल्यों में कमी। रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों की अवधि के भीतर अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्यों को आधे से कम करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि गरीबी उन्मूलन के तीव्र प्रगति वास्तव में संभव है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल है। दूसरा है भारत की स्थिति। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि भारत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। 2005-06 से 2019-21 की अवधि के दौरान भारत में आश्चर्यजनक रूप से 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। यह आंकड़ा देश की जनसंख्या के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्तमान में 1.4 अरब से अधिक होने का अनुमान है। रिपोर्ट गरीबी के प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डालती है। खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच से वंचित व्यक्तियों का प्रतिशत 52.9% से घटकर 13.9% हो गया, जबकि उचित स्वच्छता के बिना लोगों का प्रतिशत 50.4% से घटकर 11.3% हो गया। यह उल्लेखनीय है कि भारत में सभी संकेतकों पर अभाव में गिरावट आई है, विशेष रूप से सबसे गरीब राज्यों और वंचित समूहों में, जिनमें बच्चे और वंचित जाति समूहों के व्यक्ति शामिल हैं। इन समूहों ने पूर्ण गरीबी में कमी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। चलिए अभी 2 और बचा है। तो इसमें तीसरा है कोविड के दौरान डेटा की कमी। तो इसमें क्या है कि रिपोर्ट दर्शाती है कि गरीबी में कमी लाना संभव है। हालांकि कोविड-19 महामारी के अवधि के दौरान व्यापक डेटा की कमी के कारण तत्काल संभावनाओं का आकलन करने में चुनौतियां पैदा होती हैं। चौथा है मौजूदा गरीबी वाले क्षेत्र। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 110 देशों में शामिल 6.1 बिलियन लोगों की कुल आबादी में से लगभग 1.1 बिलियन व्यक्ति, जो 18% से थोड़ा अधिक है, तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। उप सहारा अफ्रीका में इनमें से 534 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि दक्षिण एशिया में 389 मिलियन लोगों का घर है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक स्तर पर हर 6 गरीब लोगों में से लगभग 5 का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यातव्य है कि मध्यम आय वाले देशों में वैश्विक गरीबों का एक बड़ा हिस्सा रहता है, जिनमें से लगभग 2/3 या 730 मिलियन लोग इन देशों में रहते हैं। यह वैश्विक स्तर पर गरीबी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए मध्यम आय वाले देशों के भीतर कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देती है। यह ध्यान देने योग्य है कि
कम आय वाले देशों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में शामिल आबादी का केवल 10% हिस्सा होने के बावजूद वे सभी गरीब व्यक्तियों का 35% है। यह कम आय वाले देशों में गरीबी की संगणना और उनकी विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो अब आगे है भारत की सफलता का महत्व। तो चलिए जानते हैं इसका महत्व क्या है। तो ध्यातव्य है कि गरीबी उन्मूलन में कुछ प्रगति का श्रेय वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वित सामाजिक विकास योजनाओं को दिया जा सकता है। इस आलोचना के बावजूद कि तेजी से आर्थिक विस्तार से गरीबों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है। रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमानों से संकेत मिलता है कि तेजी से विकास वास्तव में सबसे वंचित व्यक्तियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हालांकि कोविड-19 महामारी ने गरीबी उन्मूलन की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, लेकिन अपर्याप्त डेटा के कारण निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है। हालांकि भारत के लिए प्रत्यक्ष गरीबी की कमी में अपने प्रयासों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, भले ही वह आर्थिक विकास जारी रखे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से की गई पहल और कार्यक्रम मजबूत रहे और जरूरतमंद लोगों का समर्थन करना जारी रखे, क्योंकि अकेले आर्थिक विकास गरीब आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है भारत के लिए चुनौतियां। तो इसमें 3 है, पोषण का स्तर, 2 है, पोषण का स्तर और मौजूदा सुभेद्य आबादी पर ध्यान केंद्रित करना है। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। तो ये है पोषण का स्तर वाला टॉपिक। हालांकि गरीबी का स्तर बड़ा नहीं है, फिर भी भारत में अल्प पोषण की व्यापकता चिंताजनक रूप से अधिक बनी हुई है। NFHS3 और NFHS4 की अवधि के साथ साथ NFHS4 और NFHS5 सर्वेक्षणों के बीच पोषण स्तर में सुधार की दर में महत्वपूर्ण तेजी नहीं देखी गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मुख्य रूप से पूर्व कोविड स्थिति को दर्शाती है। यह देखते हुए कि NFHS5 के लिए 71% साक्षात्कार महामारी से पहले आयोजित किए गए थे। इसमें दूसरा टॉपिक है मौजूदा सुभेद्य आबादी पर ध्यान केंद्रित करना। तो भारत में मौजूदा सुभेद्य आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी 2030 मिलियन से अधिक व्यक्ति गरीबी में रहे हैं। MDI रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी के प्रति असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत आबादी पर विचार करने के महत्व पर जोर देती है, जो उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर गरीब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन भारी संकेतकों के 20 से 33.3% में अभाव का अनुभव होता है। भारत में लगभग 18.7% आबादी इस सुभेद्यता की श्रेणी में आती है, जो उनकी विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो इसमें आता है भावी रणनीति। भावी रणनीति में क्या है? भारत वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण और बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है: व्यापक बेरोजगारी, बढ़ती असमानताएं और गरीबी का सघनता। यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.4286 बिलियन लोगों के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ चुका है। यानी कि अब भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए भारत को ठोस नीतिगत समाधान की आवश्यकता है। उचित नीतियों और हस्तक्षेपों के बिना भारत के पास जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जो एक बड़ी और युवा आबादी होने के संभावित आर्थिक लाभ को संदर्भित करता है, वह जनसांख्यिकी बोझ या जनसांख्यिकी बम में बदल सकता है। यह देश की जनसंख्या की क्षमता का दोहन करने और समावेशी विकास संसाधनों का समान वितरण और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई नीतियों और रणनीतियों को लागू करने के महत्व को रेखांकित करता है। तो चलिए अब इस पे आधारित मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI डेटा के आधार पर गरीबी कम करने में भारत की प्रगति का विश्लेषण करें
अल्प पोषण का समाधान करने में चुनौतियों और गरीबी उन्मूलन के लिए सुभेद्य आबादी को लक्षित करने के महत्व पर चर्चा करें। ये 10 अंक का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना होता है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी आकलन में विभिन्न समितियों की भूमिका, उनकी सिफारिशों और नीतिगत हस्तक्षेपों पर प्रभाव का आकलन करें। गरीबी की पहचान और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के लिए उपभोग स्तर को एक मानदंड के रूप में उपयोग करने के महत्व का मूल्यांकन करें। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 250 शब्दों में इसको लिखना होता है। तो चलिए इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।